हेलो एवरीवन, स्टेट पीसीएस हब में आप सभी का स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं जीएस वर्ल्ड द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज, और ये जीएस सेकंड पेपर यानी कि सीसैट का टेस्ट सीरीज है। ये सीसैट का चौथा टेस्ट है और अगर ऑल ओवर देखा जाए तो ये 20वां टेस्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। और कुछ इम्पॉर्टेंट सूचना जो आपको देना है कि हमने और भी टेस्ट जो है सब्जेक्ट के भी टेस्ट सॉल्व कराए हैं अपने चैनल पे, और फुल लेंथ टेस्ट भी सॉल्व किए हैं जीएस वर्ल्ड के ही। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे तो चैनल पे अपलोड है, आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक हम अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं अपना ये टेस्ट सीरीज। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। कौन सा युग्म विलोम की दृष्टिकोण से शुद्ध है? तो अनुरूप का प्रतिरूप जो दिया हुआ है यह यहाँ पे शुद्ध है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अनंत का विलोम असीम नहीं होगा, अनंत का विलोम होता है अंत। उत्तरायण का विलोम होगा पलायन नहीं दक्षिणायन। और साहचर्य का विलोम जो होता है वैमनस्य नहीं होगा, अलगाव होगा। तो यहाँ पे पहले से जो शुद्ध दिया हुआ है ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञ का विलोम शब्द है। विज्ञ का विलोम शब्द क्या होगा? तो विज्ञ का विलोम शब्द जो होगा वह हो जाएगा अभिज्ञ। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पे कौन सा है? तो फूलों की एक माला चाहिए, यह वाक्य यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है? तो मैं अपनी बात को स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ, यह वाक्य यहाँ पे अशुद्ध दिया हुआ है। इसका जो शुद्ध रूप होगा यह होगा, मैं अपनी बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पे अशुद्ध है, यही इसका सही आंसर हो जाए। बाकी ऑप्शन ए, सी और डी ये तीनों ऑलरेडी शुद्ध वाक्य हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कौन से शब्द की वर्तनी यहाँ पे शुद्ध दी है? तो नीति जो लिखा हुआ है बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पे वर्तनी की दृष्टिकोण से अशुद्ध है? तो गायकी है ये सही लिखा हुआ, अनधिकृत भी सही है, अक्षुण भी सही है। गरिष्ठ जो लिखा हुआ है गलत है, यहाँ पे गरिष्ठ नहीं होता है, गरिष्ठ होता है, छोटी की मात्रा रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे अशुद्ध पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, औदार्य दाता शब्द के लिए एक शब्द वाक्य होगा। औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? तो इसके लिए एक वाक्य होगा, जो दान करना चाहता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द होगा मुमुक्षु। ऑप्शन एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे प्रश्न संख्या 7 में पूछा हुआ है कि औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य है। तो यहाँ पे औदार्य दाता शब्द के लिए एक वाक्य जो होगा वह जो दान करता है ये नहीं होगा। इसमें इसका जो सही आंसर होगा वह होगा, जो उदारता से सब कुछ दान देना चाहता हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो के लिए एक शब्द होगा। जो मोक्ष चाहता है उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो मुमुक्ष हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप होगा। कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तो कैवर्त का तद्भव रूप होगा केवट। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। करपट शब्द का तद्भव जो होता है वह होता है कपड़ा, और कपाट शब्द का तद्भव किवाड़ होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा यहाँ पे ऐसा युग्म है जो कि त्रुटिपूर्ण है? तो ऑप्शन बी में जो झूठा का झुष्ट दिया हुआ है यह गलत है, क्योंकि झूठा का जुष्ट होता है, ऐसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे ये गलत है, तो यही युग्म जो है सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है?
कौन सा शब्द इसमें से विशेषण है? तो कर्मण्य जो है, अकर्मण्य जो है, या विशेषण है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? गुणवाचक विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के 7 भेद होते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। अब देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं गुणवाचक विशेषण के भेद। तो पहला होता है गुण, दूसरा होता है रंग, तीसरा होता है आकार, चौथा होता है स्थान, पांचवा होता है काल, छठा होता है दशा और सातवां होता है दिशा। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शाखा मृग का पर्यायवाची नहीं है? कौन इसमें से शाखा मृग का पर्यायवाची नहीं है? तो कपीस, कपीस शब्द शाखा मृग का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि हनुमान का पर्यायवाची होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, भ्रमर का पर्यायवाची शब्द है। भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो भ्रमर का पर्यायवाची जो होगा यह हो जाएगा यहाँ पे षष्ठ पद। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। भ्रमर का पर्यायवाची षष्ठ पद है, जबकि दादुर शब्द मेढक का पर्यायवाची होता है और नराज शब्द जो होता है यह बाण का पर्यायवाची होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंते शब्द कौन नहीं है? दंते शब्द कौन नहीं है इसमें से? तो पा जो है यह दंते नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ता, था और धा ये सब जो हैं यह दंते शब्द हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अव्यय का उदाहरण है? कौन सा इसमें से अव्यय का उदाहरण है? तो ठीक जो है यह अव्यय का उदाहरण है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अव्यय शब्दों को अभिकारी शब्द भी कहते हैं, क्योंकि इनमें लिंग, कारक, वचन, पुरुष आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता है, जैसे आज, कब, इधर, किंतु आदि जो शब्द हैं यह अव्यय शब्द हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया कौन है? तो यहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया जो है यह हो जाएगा गिराना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। जिन क्रियाओं से यह बोध होता है कि कर्ता स्वयं कार्य ना कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे लिखना से लिखवाना, समझना से समझाना। तो ये जो क्रियाएं हैं ये प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बाछे खिल जाना मुहावरा का सही अर्थ क्या होगा? बाछे खिल जाना मुहावरा का जो सही अर्थ होगा यह होगा अत्यंत प्रसन्न होना। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे मुहावरा और उनके अर्थ का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा यहाँ युग्म ऐसा है जो कि सही सुमेलित नहीं है? तो फट पड़ना मतलब एकाएक भड़क जाना, पेट में दाढ़ी होना, कम उम्र में अनुभवी और ज्ञानी होना, मीन में करना खिन्न होना नहीं होता है। मीन में का मतलब होता है कि बहाना करना या बहाना बनाना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यह सही सुमेलित नहीं है। बाकी शोख चश्मी करना मतलब शरारत करना ये सही है। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा युग्म सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महर्षि में कौन सी संधि है? महर्षि में कौन सी संधि है? तो महर्षि में हो जाएगी गुण संधि। महा प्लस ऋषि इसका संधि विच्छेद होगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 21 से 24 के लिए निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। अब इस गद्यांश को पढ़ना है तो पहले पढ़ लेते हैं। समय बहुत मूल्यवान होता है, यह बीत जाए तो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी इसे वापस नहीं लाया जा सकता। इस संसार में जिसने भी समय की कद्र की है उसने सुख के साथ जीवन गुजारा है, और जिसने समय की बर्बादी की वह खुद ही बर्बाद हो गया। समय का मूल्य उस खिलाड़ी से पूछिए जो सेकंड के 100वें हिस्से से पदक चूक गया हो। स्टेशन पर खड़ी रेलगाड़ी 1 मिनट के विलंब से छूट जाती है। आजकल तो कई विद्यालयों में देरी से आने पर विद्यालयों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। छात्रों को तो समय का मूल्य और भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस जीवन में कद्र करके वह अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात लिखी हुई है इस गद्यांश में, ये सभी कंपटीटर को भी ध्यान रखना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो चलिए इसके क्वेश्चन को देखते हैं। उपरोक्त गद्यांश में कीमती किसे माना गया है? तो कीमती जो माना गया है इस गद्यांश में समय को माना गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? किसने सुख के साथ जीवन गुजारा है? तो जिसने समय की कद्र की है उसने
सुख के साथ जीवन गुजारा है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? छात्रों को समय की कद्र करने से क्या लाभ होता है? तो वे अपने जीवन में सफल हो जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश की शीर्षक क्या होगा? उपरोक्त गद्यांश का जो शीर्षक होगा क्या होगा? तो समय का मूल्य होगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण की बाधाओं में प्रेषक की कमजोरी नहीं है? तो यहाँ पे अब अस्पष्टता जो है या प्रेषक की कमजोरी नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संप्रेषण की बाधाओं में पूर्वाग्रह प्रेषक की कमजोरी नहीं है, बल्कि यह ग्रहीता की कमजोरी है। तो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वाग्रह। नेक्स्ट प्रश्न है, सूचना प्रदत्त के प्रक्रमण हेतु वस्तुनिष्ठ अनुभव के उपयोग पर आधारित निर्णय लेना संदर्भित करता है। किस पे संदर्भित करता है? तो यह संदर्भित करता है तार्किक निर्णय लेने को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विक्रीड़क कर्मचारियों के व्यवहार एवं अभिवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक को क्या कहेंगे? तो इस कारक को कहेंगे व्यवधान सुधारक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संप्रेषण का अंतिम चरण क्या होता है? संप्रेषण का अंतिम चरण क्या होता है? तो संप्रेषण का अंतिम चरण प्रतिपुष्टि होती है, फीडबैक होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सामाजिक तुलना का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? सामाजिक तुलना का सिद्धांत लियोन फेस टिंगर के द्वारा दिया गया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के अंदर स्वयं के मूल्यांकन हेतु स्व मूल्यांकन की प्रवृत्ति होती है। इसके द्वारा व्यक्ति अपनी राय और अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे से इन विशेषताओं की तुलना करने के आधार पर करते हैं और यह एक प्रकार से स्व मूल्यांकन को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? कौन सा सिद्धांत प्रभावी संप्रेषण से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पदानुक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो नियोजित संगठन से संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, प्रबंधकीय कौशल। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फैक्ट कंटेंट और कंक्लूजन के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? तो फैक्ट कंटेंट और कंक्लूजन के बीच मानसिक संयोजन जो होता है यह अनुमान लगाना कहलाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक अशाब्दिक प्रेषण का उदाहरण नहीं है? कौन सा इसमें से एक अशाब्दिक प्रेषण का उदाहरण नहीं है? तो परिकल्पना को मौखिक रूप से व्यक्त करना अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक संस्थान में संप्रेषण को सामान्यतः समझा जाता है। क्या समझा जाता है शैक्षिक संस्थान में? तो इसे समझा जाता है संज्ञानात्मक। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अपने संबंधियों और मित्रों के बीच संवाद स्थापित करने का सर्वोत्तम विकल्प है। तो कौन सा विकल्प यहाँ पे सर्वोत्तम है? तो औपचारिक संवाद जो है यह सर्वोत्तम विकल्प है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अब यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। तो प्रश्न संख्या 36 से 38 के बारे में निर्देश है। नीचे प्रत्येक प्रश्न को 2 कथन 1 और 2 दिए गए हैं। ये कथन या तो स्वतंत्र कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो सकते हैं या सामान्य कारण हो सकते हैं। इनमें से एक कथन अन्य कथनों का प्रभाव हो सकता है। दोनों कथनों को पढ़ें और तय करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर विकल्प इन दोनों कथनों के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। कथन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में देश के कुछ छोटे बैंकों पर प्रतिबंध लगाया। दूसरा कथन है कि भारत में निजी और सहकारी क्षेत्र के छोटे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े बैंकों की प्रतिस्पर्धा का सामना करने की स्थिति में नहीं है। अब कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, यानी कि कथन 2 कारण है और कथन 1 इसका प्रभाव है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला कथन है, घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कुछ महीनों में अपरिवर्तित हैं। तो दूसरा कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें पिछले कुछ महीनों में काफ़ी बढ़ गई हैं। कौन सा यहाँ पे सही होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा
कथन 1 और 2 दोनों स्वतंत्र कारण हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहला इसमें कथन है मोहल्ले की एक खास दुकान से मिठाई खाने से बड़ी संख्या में लोग बीमार हो गए। दूसरा कथन है इलाके के अधिकांश हिस्से में बाढ़ आ गई है और बाहरी लोगों के लिए दुर्गम हो गया है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही है? तो यहाँ पे दोनों जो हैं, दोनों कथन 1 और 2 स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 वर्ष में 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 169 रुपये का वर्तमान मूल्य क्या होगा? तो 169 रुपये का वर्तमान मूल्य होगा रुपये 156.25। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 840 क्वेश्चन मार्क 420 140 35 7। तो यहाँ पे कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी 840। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सावन शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल सकता है। जब नदी 4.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हो तो उसे एक स्थान पर जाने और वापस आने में 1 घंटा लगता है। जगह कितनी दूर है? तो ये जगह जो है यह दूर है 11.52 किलोमीटर। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 42 और 45 के बारे में निर्देश है। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न को कथन 1 और 2 दिए गए हैं और इन कथनों के बाद 2 निष्कर्ष 1 और 2 गए हैं। आपको दिए गए 2 कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे प्रतीत होते हों या समानता ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो। निष्कर्ष को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा निष्कर्ष सामान्य रूप में ज्ञात तथ्यों की अवहेलना करते हुए दिए गए 2 कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो कथन क्या है? पहला कथन है कुछ कुत्ते बैठ हैं। दूसरा है कि कुछ चमगादड़ बिल्लियां हैं। अब निष्कर्ष क्या है कि कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। अब यहाँ पे कौन सा अनुसरण कर रहा है, कौन कौन सा निष्कर्ष? तो यहाँ पे ना तो 2 और ना ही 1 यहाँ पे निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी ट्रक मक्खियाँ हैं, कुछ स्कूटर मक्खियाँ हैं। सभी ट्रक स्कूटर हैं, कुछ स्कूटर ट्रक हैं। अब यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा? तो यहाँ पे भी दोनों में से कोई भी निष्कर्ष जो है या अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी बिल्डिंग चाक हैं, कोई चाक टॉफी नहीं है। तब यहाँ पे निष्कर्ष दिया हुआ है कि कोई बिल्डिंग टॉफी नहीं है, सभी चाक बिल्डिंग हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, यानी कि केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है सभी कार बिल्लियाँ हैं, सभी पंखे बिल्लियाँ हैं। सभी कार पंखे हैं, कुछ पंखे कार हैं। अब यहाँ पे कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दोनों कथनों में से कोई अनुसरण नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 2 ट्रेनें विपरीत दिशाओं में क्रमशः 6 मीटर प्रति सेकंड और 12 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही हैं, उनकी सापेक्ष गति ज्ञात कीजिए। तो इनकी जो सापेक्ष गति होगी यह हो जाएगी 6 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निकासी बिक्री पर पुस्तकों को 20% की कमी पर बेचा गया था। एक छात्र ने निकासी बिक्री पर 120 रुपये की एक किताब खरीदी। पुस्तक का सामान्य मूल्य था। पुस्तक का सामान्य मूल्य कितना होगा? तो पुस्तक का जो सामान्य मूल्य होगा यह हो जाएगा 150 रुपये। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि चीनी की कीमत 10% की वृद्धि की यदि चीनी की कीमत में 10% की वृद्धि की जाती है, एक गृहस्वामी को अपने व्यय में वृद्धि न करने के लिए चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? तो चीनी की खपत में 9.09% यानी कि 9.09% की कमी करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मूलधन जो रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज देता है 208 दूसरे वर्ष में 4% है, क्या होगा इसका? तो इसका जो हो जाएगा यह हो जाएगा 5000 रुपये। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आशुतोष शांत जल में 24 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। उसे नदी के साथ तैरने की तुलना में नदी के विपरीत तैरने में दुगना समय लगता है। धारा की दर ज्ञात कीजिए। तो धारा की जो दर है यह कितनी है? तो यह है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रहते थे। बाकी के 50 प्रश्न जो है वह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। और साथ ही पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।